अभी एक बार वापस हम बात करते हैं मैन्योर जहाँ ड्रॉप होता है। अभी हम शेड के बिल्कुल सेंटर में हैं। तो जो स्क्रैपर सारा गोबर इकट्ठा करके लाता है ना, वो इन जो ये ट्रेंचेस टाइप बनी हुई है इनमें ड्रॉप कर देता है। इसके नीचे पूरा ड्रेन है और ये दोनों शेड का एक ड्रेन पीछे से आ रहा है और ये आगे बाहर एक जो पिट बनी हुई है वहां तक जा रहा है। तो अभी जो है ये हम स्लरी पिट के ऊपर खड़े हैं। इसके नीचे लगभग 3.5-4 मीटर की पिट है जिसमें सारा जो गोबर स्क्रैपर जो इकट्ठा करके गिराता है वो यहाँ इस जगह के नीचे आ जाता है। ये ग्रिल के नीचे मतलब अंधेरा है, शायद कैप्चर तो ना हो पाए, लेकिन ये जो इतना बड़ा पंप जो दिख रहा है ये पूरा उस पिट में नीचे तक ये पंप इंस्टॉल हो रखा है। और ये पंप एक तो फ्लशिंग करता है, सर्कुलेशन, जब भी स्क्रैपर गिरा देता है गोबर, उसके बाद वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए वो एक सर्कुलेशन मोड में जब काम करता है। दूसरा इसका काम है ट्रांसफ़र करना। हम इस पिट में से अगर कहीं ट्रांसफ़र करना है तो वो वॉल्व लगे हुए हैं, उस वॉल्व को ऑपरेट करके हम इस पिट का गोबर कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेरी तो ये मल्टीपर्पज़ है। और इसमें साथ में कभी इसकी कोई मेंटेनेंस करनी हो तो ये एक किट है, टिल्टिंग किट है इसके साथ। तो ऐसा नहीं कि इसको उठाने के लिए बहुत भारी क्रेन लानी पड़ेगी या कुछ, या ज़्यादा टाइम लगे ना। इमीडिएटली जो यहाँ के जो लोग हैं वो इस टिल्टिंग किट की हेल्प से पंप को ऊपर उठा के टिल्ट कर सकते हैं और इसको कोई साफ सफाई करनी है या कोई और मेंटेनेंस करनी है, सर्विसिंग होती है जो शेड्यूल सर्विसिंग, वो सब इसके हेल्प से होता है। ये इसका पैनल है जिससे मतलब सेफ्टी, इसमें सेफ्टी पैनल्स भी हैं, ऑन ऑफ भी है। तो ये अच्छे से इन्होंने कवर किया हुआ है ताकि इसमें बारिश का पानी ना अंदर जाए, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है। लेकिन ये बहुत हैवी ड्यूटी पंप है। अब यहीं से इसी पिट में जो नीचे स्लरी है, ये देखिए बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये एजिटेटर लगा हुआ है, क्योंकि स्लरी जब बीच में इकट्ठी होती रहती है 1 दिन 2 दिन की, तो वो जो उसका लिक्विड पार्ट है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और जो उसका बहुत सॉलिड पार्ट है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो लेकिन जब हमें इसको ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह या सेपरेटर को भेजना, तो इसको ऑन किया जाता है। ये एजिटेट करता है, वो नीचे उसको पूरा स्लरी को घुमा देता है एक तरीके से। बेसिकली उस स्लरी को होमोजेनाइज कह लो या कुछ कह लो, उसको एक जैसा कर देता है। ये जो बंकर कह लो या जो जगह बनाई गई है और ऊपर जो मशीन लगी हुई है, सबमर्सिबल पंप उसको स्लरी फीड करता है और उसमें से सूखा गोबर पाउडर की शेप में, जैसे अभी अपने हाथ में पकड़ा है, इतना मतलब महीन बारीक और सूखा गोबर मुझे लगता है ये सेपरेटर कर देता है। जो ये एक तरह का आप मान के चलें कि इतना बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार हो सकता है। और इस पूरे मैन्योर को एक प्रोडक्ट में बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान आई थिंक इस मैन्योर सेपरेटर का है, जो आई थिंक इतना हैवी ड्यूटी है कि लगभग 18-20 घंटे पूरे दिन में ये काम करता रहता है। आई थिंक यहाँ पे कम से कम 16-17 घंटे तो चलता ही है, क्योंकि 800 से ज़्यादा गायें, 800 गायें तो मिल्किंग में है, नॉन मिल्किंग भी 100-150 रहती हैं। तो पकड़ ले तो लगभग 960 गायें यहाँ पे हैं, बच्चे अलग से, काफ अलग से। तो उन सब का गोबर एक्चुअली इसका तो योगदान है ही है, नो डाउट। ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, लेकिन ये पूरा एक जो आपका जो मैन्योर का जो मैनेजमेंट है, आई थिंक वो इतना इफेक्टिवली कंट्रोल्ड और मैनेज्ड है कि जिससे कि जो रिकवरेबल मैन्योर भी 100% के आसपास है। और आई थिंक जो टाइम पर्सपेक्टिव से पूरी जोनिंग की है काम की, कि हर दिन एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ड्राई मैन्योर हो, स्लरी हो या ग्रे वाटर हो, जिसके टैंक की हमने पहले भी बात की, कि वो सब इफेक्टिवली अपनी अपनी जगह पर प्रॉपरली मैनेज हो पा रहा है। अगर इसको मैं एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो स्क्रैपर अपना काम कर रहा है क्लीनिंग के लिए और उस गोबर को एक जगह पे ड्रेन में गिराने के लिए। उसके बाद जो स्लरी पंप है, EP 400 मॉडल है उसका, वो फ्लशिंग के थ्रू उसको पिट में लेके आता है। उसके बाद एजिटेटर है जो उसको मिक्स करता रहता है ताकि वो ऐसा ना हो कि सब खाली लिक्विड ऊपर रहे और सॉलिड नीचे रहे, तो वो एक जैसा स्लरी बनी रहती है पिट के अंदर। फिर सबमर्सिबल पंप है उसी पिट में और बहुत कम कैपेसिटी के हैं, सिर्फ 5.5 किलोवाट के, वो इसको फीड करता है स्लरी। और ये सूखा गोबर इस तरीके से ढेर लगा हुआ आपके सामने, ये सूखा गोबर सेपरेट कर देता है और जो ग्रे वाटर उसमें से निकलता है वो आगे इन्होंने एक और पिट बनाई हुई है, वो सारा उसमें चला जाता है। यहाँ पास में एक ये खड़ा है, टैंकर खड़ा है, जिसमें कि ये वो ग्रे वाटर को फिल करके अपने खेतों में उसका स्प्रे करते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, जीरो वेस्ट। आई थिंक जो ऑर्गेनिक फार्म के बारे में हम लोग सुनते हैं या बात करते हैं, मुझे लगता है ये फार्म उसी का पार्ट है, उस स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से करता है। यहाँ से आप देखिए, आपको शेड भी दिख रहा है, अभी जैसे अंधेरा हो गया, शेड के अंदर लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं। शेड के बाहर ब्यूटिफिकेशन की हुई है। जो गोबर वाला एरिया वो शेड से थोड़ा दूरी पर है, ताकि उसका कोई गाय के ऊपर ना असर आए। सूखा गोबर अलग, गीला गोबर अलग, आई मीन गीला उसका जो पानी जो उसमें से सेपरेट किया, ग्रे वाटर जिसको बोलते हैं, वो अलग। तो ये सारा कवर हो जाता है। तो अभी यहाँ से हम मूव होते हैं। यहाँ पर जैसे ये आपको थोड़ा दिख रहा है, ये इनका हेलेज टाइप है, जिसको इन्होंने प्लास्टिक शीट से कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है। तो ये सूखा चारा भी बोल सकते हैं उसको। और यहाँ से ये देखिए, इनके बंकर्स बनने शुरू हो गए, और इस तरह के इन्होंने 2-3 जगह पे बनाए हुए हैं। जो लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे जैसे ग्रीन ग्रास इकट्ठा करना। आई थिंक यहाँ पे जो रॉ फॉडर या हाँ, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं रेसिपी के, साइलेज भी दिख रही है। तो ये देखिए, ये ग्रीन और साथ में साइलेज, इस तरह के बंकर्स में ये स्टोर करते हैं। अब इनकी डेली की रिक्वायरमेंट कई 100 टन है, तो उस हिसाब से उनको स्टोरेज भी बनानी पड़ती है, और उस हिसाब से इनको बार बार इसको फिल भी करना होता है। तो काफ़ी हद तक तो ये इसी में स्टोर करते हैं। जैसे इस बंकर में आपको ये इस तरह से दिख रहा है, इसके बगल वाले बंकर में आप देखेंगे तो वो स्टैकिंग हो रखी है। अगर आप देखें, वो स्टैक्स बने हुए हैं। तो वो जो इनका एक फोर्क लिफ्टर आता है, वो पूरे के पूरे एक स्टैक को उठाता है और टीएमआर मशीन में डाल देता है। बिल्कुल इस तरफ जो ये बिल्डिंग है, ये इनकी फीड बनाने के लिए है, जिसमें कि जो कॉन्सेंट्रेट फीड या मिनरल मिक्सचर, जो उस तरह की चीज़ें जो गाय की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए और दूध बढ़ाने के लिए जो चारे में डाली जाती हैं, वो सारी ये यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो वो इनके बेसिकली इस पूरे फार्म की जो किचन है, हम किचन में आ गए। तो किचन में जैसे हमने अपने घरों में डिब्बे में सामान रखा होता है ना, दालें अलग, नमक अलग, उसी तरह से इन्होंने भी किया। जैसे हमारा आटा ड्रमी में अलग होता है, तो अब वो आटा था जो पहले हम देख रहे थे बड़े बंकर्स में, और अब ये हमारे मसाले आ गए। तो यहाँ मुझे लगता है इन लोगों ने यहाँ पर, जो उस समय हमने प्लानिंग की थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 से 6 महीने का अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का स्टोरेज की व्यवस्था की थी, जिस वजह से एक अच्छी चीज जो आपको पता होनी चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, कि अगर आप अपनी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और फॉडर की कॉस्ट को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हो, तो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है या कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क प्रोडक्शन है, वो हमेशा कंट्रोल में रहेगा। देखिए, जितना आप स्टॉक कर सकते हैं फीड को, उतना करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि कई बार 2-2, 4-4 महीने एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल नहीं जा पाता, या समटाइम्स कोई वैसे नेचुरल क्लाइमेट ही कोई ऐसी हो जाती है। तो आपके पास अपने एनिमल्स के लिए उनका चारा और ये मिनरल मिक्सचर वगैरह या साइलेज और जो फीड है, कॉन्सेंट्रेट फीड है, ये तो कई महीनों का जितना आप रख सकते हैं उतना रखिए, ताकि आपके माइंड में ये टेंशन ना हो कि यार मेरी फीड खत्म होने वाली है, दूध ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपके पास 6 महीने का स्टॉक है, तो शायद ही कभी ऐसा होगा कि 6 महीने के बाद भी आप दोबारा स्टॉक अरेंज ना कर पाए। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 महीने का, 2 महीने का रख के चलेंगे, कोविड की सिचुएशन को याद करिए, जब बिल्कुल, अब ये तो श्रीलंका में ना, इनको श्रीलंका के बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, कॉन्सेंट्रेट्स हो गए, इवन साइलेज भी ये इंपोर्ट करते हैं। अब उस समय मानिए अगर इनके पास स्टॉक नहीं होता, और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी कॉस्ट, अगर आपने एक बार ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दे दिया, यही आप छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको बार बार ट्रांसपोर्टेशन लगेगी। बिल्कुल। तो लॉजिस्टिक्स का तो इसमें है ही है, रोल है ही है। तो ये आप देख सकते हो, इन्होंने कई तरह की अलग अलग चीज़ें स्टॉक की हुई हैं। मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता किस बैग में क्या है, बट जिस तरीके से अलग अलग कलर है और अलग अलग जगह पे स्टॉक किया है, डेफिनेटली अलग अलग इंग्रेडिएंट है। तो जो इनके न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो इनके कंसल्टेंसी देते हैं गाय के न्यूट्रिशन के ऊपर, उसके हिसाब से इन्होंने रेसिपीज़ बनाई होती हैं। यहाँ ये फीड चार्ट एक इन्होंने प्रिंट भी किया हुआ है, ये मुझे लगता है काम आ जाएगा सब लोगों के। तो किस ग्रुप में कितनी गायें हैं, जो सबसे लेफ्ट साइड में कॉलम है वो ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। फिर उसमें गायें कितनी हैं। अब उस ग्रुप में
ग्रास कितना डालना है, F01 इनका एक इंग्रेडिएंट है, F1 सब ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने लेबल्स लगाए हुए हैं हर उसके बाहर की, जैसे वो F22 हमें दिख रहा है तो वो फीड का नाम F22 है। तो वो चीज़ ये इन्होंने यहाँ बना दिया है। इनके जो PMR बनाने वाले जो ऑपरेटर हैं वो इसको फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक हमने क्या देखा कि ना सिर्फ मिल्किंग के ऊपर फोकस है, मिल्किंग के साथ साथ काउ कंफर्ट, फीडिंग, ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो ये सोचते हुए ये प्रोजेक्ट खड़ा किया और उसमें डेलावाल ने जिस तरीके से उनको वो सारा नॉलेज ट्रांसफ़र किया राइट फ्रॉम द फेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब इन्होंने सोचा ही था, जैसे आप बता रहे हो कि 300 गायें से प्लानिंग स्टार्ट की, तो डेफिनेटली जितनी बार उनका हर्ड साइज उन्होंने बड़ा सोचा होगा उतनी बार कैलकुलेशन शीट सब दोबारा बनी होगी, सब वर्किंग्स दोबारा बनी होगी, बहुत समय जाता है उसमें। और 300 से 1000 या 2000 ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और मुझे लगता है कि अच्छी डिस्कशन हमने की है, जहाँ से हमें आज की डिस्कशन से मेरे अपने कई फंडामेंटल्स ये क्लियर हो गए कि एक बड़े प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रातों रात सपना आया कि मैंने 1000 गाय का प्रोजेक्ट करना है और अगले दिन चले गए किसी के पास भी मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। तो इसके पीछे की मेहनत बहुत है, लेकिन वो एक बार सही डायरेक्शन में अगर मेहनत हुई है तो जो ये प्रोजेक्ट आज की डेट में जो रिजल्ट दे रहा है वो मुझे लगता है फिर कोई भी और बंदा कर सकता है। इनकी तरह से वो फॉलो करते रहें, हो सकता है कोई इससे भी बढ़िया कर सकता। नहीं, मुझे लगता है बहुत सही कहा आपने। आज हमारा जो ये डिस्कशन हुआ, काफ़ी इंसाइट्स को हमने कोशिश की कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ, लेकिन एज अ समरी अगर मुझे 2-3 बातें कहनी है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस तरह के फार्म्स को जो भी लोग बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वो 3 एस्पेक्ट पे फोकस करें, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, यस, आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स, ताकि आपको आपका बजट पता हो। बिल्कुल। और सबसे तीसरी चीज़ है, मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का आपको यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आपको इस फार्म को फार्म की तरह नहीं इंडस्ट्री की तरह देखना पड़ेगा। हाँ, इस लेवल पर तो ये इंडस्ट्री ही है। और इसको प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम से अगर आपको चलाना है तो बिना टेक्नोलॉजी के आप नहीं चला सकते। और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है कि आप अपने प्रोसेस को धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इम्प्रूव कर पाते हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को और इम्प्रूव कर पाते हो, और कहीं ना कहीं आप इस पूरे सिस्टम को एक इंडस्ट्री की तरह चलाने में अच्छे से कामयाब हो जाओगे। और ये तो हो ही चुके हैं, जैसा हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी के भी हिसाब से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को देख के और लोगों को भी डेफिनेटली बहुत उनका मोरल बूस्ट होगा, उत्साह आएगा, और उन लोगों को भी लगेगा कि भाई इस तरह का प्रोजेक्ट अगर हमें बनाना है तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट में आके लाइव अपना एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल। और इसके लिए डेलावाल पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है कि किसी भी ने अगर 1000 गाय का फार्म बनाना है तो मुझे लगता है उसे यहाँ आके टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग डिजाइन को समझ के ही आगे डिसीजन लेना चाहिए। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि डेलावाल आज की डेट में इन सब चीजों को करने के बाद काफी और चीजें इंप्रूव करके भी लगाने के लिए सक्षम है। टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है और वो दिन दूर नहीं कि इस फार्म पे हो सकता है हमें रोबोट देखने को मिले। मैं कहने ही लगा था कि तो जो अगर प्रोडक्शन लेवल है, यस, और जो यहाँ पे इतनी कम मैन पावर से ऑलरेडी काम चल रहा है, तो शायद बहुत जल्दी इनके मन में आएगा कि अब हमें जो फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने लगाने हैं वो फुली रोबोटिक्स में आ जाए। और ये दूर नहीं, क्योंकि आज से 8, 10, 15 साल के बाद जिस तरह की प्रोडक्टिविटी और जेनेटिक्स में हम लोग इस समय हैं, ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर इनकी एलीट काउस को भी अगर ये रोबोटिक्स में ले जाएं तो उससे उनका कंफर्ट, उनका और बढ़ेगा, जो स्ट्रेस है वो बहुत कम होगा, और कहीं ना कहीं ओवरऑल इनका प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है हम तो इनको वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, यस, फॉर कंटिन्यूड सक्सेस एंड ग्रोथ, यस, एंड थैंक्स टू दिस टीम आल्सो, जिन्होंने हमें मतलब अलाउ किया ये आज का डिस्कशन यहाँ शूट करने के लिए। यस, क्योंकि इतना आसान नहीं है, बहुत से लोग अलाउ नहीं करते, बट दे वर ओपन। उन्होंने अपने भी कुछ बातें हमें बताई हैं जो मुझे लगता है कई लोगों के काम आई। और मुझे लगता है जो चीज़ आज हमने देखी है
उसकी चर्चा अगर हमें मौका मिला तो हम लोग कल जो इनके जनरल मैनेजर है, उनके जो फार्म मैनेजर हैं, उनके साथ और करेंगे और उनसे उनके मुंह से जानेंगे कि वो इन पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और उनका क्या अनुभव है। आई थिंक हमें इनके जनरल मैनेजर से भी करनी चाहिए, जो इनके यहाँ पर एनिमल साइड से जो सबसे सीनियर पोजीशन पर हैं, ही इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एक बार उनसे कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनका विज़न इतने बड़े लेवल पे क्या था और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आज क्या है, कैसा वो फील कर रहे हैं। और इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में जो डायरेक्टर लेवल पर कुछ लोग हैं, अगर उनका भी अगर हम व्यू जान पाए कि उनको कैसा लग रहा है इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि एक जगह होगी जहाँ ये सारा ऑपरेशन चल रहा है। अब इनका ही हेडक्वार्टर शहर में है, कोलंबो में। वहाँ एक अलग टीम बैठी है जो सिर्फ वहाँ से मॉनिटर कर रही है, सिर्फ वो रिपोर्ट्स को देखती है, वो नंबर्स को देखती है। तो उनको कैसा लग रहा है, उनके नंबर्स क्या बोलते हैं, अगर हम वो भी उनसे जान लेंगे तो एक पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। आई थिंक इसका पूरी कोशिश करेंगे कि कल हम उनको मिलके इन चीज़ों को और उनके नज़रिए से समझें एग्जैक्टली, ताकि उनको क्या लग रहा है, ताकि हम ये कंक्लूड कर पाएं कि जो आज हमने यहाँ बातें की, जो आज हमने यहाँ पे देखा, वो कितनी सही भी हैं और कितनी उनके नज़रिए से कितनी इम्पोर्टेंट है। यस डेफिनेटली। चलिए, मुझे लगता है कि अभी हम अपनी बातचीत यहाँ कंक्लूड करते हैं। आज के लिए कंक्लूड करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं।